बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मसूद अनवर, आपके साथ बिजनेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स के कोर्स के साथ। आज हमारा 6th लेक्चर है। तो अजीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के बारे में पढ़ा था और उसको डिस्पर्शन को हमने डिफ़ाइन किया। उसके बाद हमने ये बयान किया कि मेन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो मेन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में से हमने रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन ये ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसको हमने डिटेल में पढ़ लिया हुआ है फॉर ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा। तो टुडेज़ लेक्चर के अंदर हम इसको ख़त्म करेंगे। आज मेन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो है वो कौन कौन सी हैं, जो रिमेनिंग है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर 3 पर जो मेन मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आती हैं, दैट इज़ मीन डेविएशन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड आल्सो वी कॉल इट, वी कैन टेक इट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो मीन, अब यहाँ पे मैं चीज़ बयान करता चलूँ कि रेंज जब मौजूद था तो फिर क्वार्टाइल डिवीज़न की ज़रूरत क्यों पेश आई, और अगर क्वार्टाइल डिवीज़न मौजूद था तो फिर मीन डिवीज़न की ज़रूरत क्यों पेश आई, और अगर मीन है तो उसके बाद स्टैंडर्ड डिवीज़न की ज़रूरत क्यों पेश आई। अजीज़ तलबा, रेंज के अंदर आप देखें कि आपने मैक्सिमम वैल्यू को नोट किया और मिनिमम को नोट किया, और उसके बाद दरमियान वाला तमाम डाटे का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स उसने अपना डाटा ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। तो हम ऐसी मेजर चाहते थे कि जिसमें डाटा की तमाम वैल्यूज़ कंट्रीब्यूट करे। ठीक है, तो उसके बाद जब क्वार्टाइल डिवीज़न आपने पढ़ा तो दैट वाज Q3 माइनस Q1। तो इसमें भी 50% मिडल वाला डाटा है Q1 और Q3 और Q1 के दरमियान आता है। 50% इसमें फिर जो है वो डिप्राइव हो जाता है, इग्नोर हो जाता है डाटा। ठीक है, तो इसलिए भी हमें ज़रूरत पेश आई नहीं, हमें कुछ और मेजर की ज़रूरत है। तो दैट वाज मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड आल्सो वी कॉल इट द मीन डेविएशन, वी कैन टेक इट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं इसका फार्मूला लिखूँ कि अनग्रुप डाटा के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं और ग्रुप डाटा के लिए कौन सा यूज़ करते हैं। फिर हम इसको 120 वर्कर्स का जो डाटा था उसमें हम इसको यूज़ करेंगे, और उस डाटा में से हम मीन डेविएशन निकालेंगे फ्रॉम मीन फर्स्ट एंड देन वी विल फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए इसमें जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं, अब जैसे कि पहले बयान किया हुआ है कि डिस्पर्शन के जो है वो 2 टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो ये जो मीन डेविएशन की मैं बात कर रहा हूँ, इट इज़ आल्सो एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, तो हर एक डिस्पर्शन जो भी हम पढ़ रहे हैं उसकी एक रिलेटिव मेजर भी साथ साथ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं पहले एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बात करूँगा, उसके बाद जब वो फाइंड करेंगे हम, उसके बाद उसकी रिलेटिव मेजर की बात करूँगा। ठीक है जी, तो मीन डेविएशन में ये है xi minus x bar over n. This is for ungrouped data. This is for ungrouped data in which each observation is deviated from its mean. ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन से लिया गया। ये जो है दिस इज फ्रॉम मीन। अगर हम यहाँ पर मीडियन ले लें तो ये क्या बन जाएगी, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब आप देखिए कि इसमें क्या है कि तमाम वैल्यूज़ xi, वेयर i इज़ फ्रॉम 1 to n, वेयर i इज़ फ्रॉम 1 to n। ठीक है, तो x1 मीन पहला मिड पॉइंट जो भी वैल्यू हो रहा है, अगर आपके पास अनग्रुप डाटा दिया हुआ है तो अनग्रुप डाटा में जो पहली वैल्यू आ रही है, अगर उसका आप मीन ले लेंगे, मीन लेने के बाद हर वैल्यू को उसके मीन में से माइनस करेंगे। ठीक है, सपोज हमारे पास ये अगर xi का कॉलम है जिसमें कुछ वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, सपोज 10, 12, 10, 14, और इसका हम मीन लेते हैं, सपोज इसका मीन जो आता है वो 11 है, तो एक कॉलम बनेगा यहाँ पर xi
माइनस एच बार, और ये हम इसको लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज के लिए, ठीक है। सपोज हमारी वैल्यू जो है वो एच बार की वो 13 है, और जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आप लेंगे तो -3 आएगा, तो ये -3 एब्सोल्यूट वैल्यू उसको पॉजिटिव कर जी, तो यहाँ 3 आ जाएगा, और ये वैल्यू 12 है दूसरी, तो इसको मैं आप देखें 12 माइनस 13, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी 1। ठीक है, 12 माइनस 13, -1 आएगा, जो एब्सोल्यूट वैल्यू हम ले रहे हैं उसको पॉजिटिव कर दीजिए। इसी तरह 10 माइनस 13, तो ये भी इसी तरह -3 आ रहा है, और ये -3 इसको पॉजिटिव कर देगा, तो दिस इज इक्वल टू 3, 10 माइनस 13, एंड सिमिलरली 14 माइनस 13, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो ये अनग्रुप डाटा के लिए हम सिंपली ये करते हैं कि मीन निकाला, और हर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में से उसको डेविएट करते हैं मीन को, ठीक है। और ये जो टोटल है इसको उसके बाद उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के बाद इस टोटल को काउंट करें, 3 + 1 4, 3 7 + 1 8, तो ये जो 8 वैल्यू है दिस इज समेशन एच आई माइनस एच बार है। ठीक है, और अब आप इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करें फार्मूले में, तो 8 डिवाइडेड बाई हाउ मेनी वैल्यूज आर दीज 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। तो ये सिंपल वे है इसका फॉर अनग्रुप डाटा के लिए, ठीक है, जिसमें आपने क्या करना है कि हर ऑब्जर्व वैल्यूज में से उसका मीन को माइनस करना, डेविएट करना इसको बोलते हैं, और उसके बाद उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को सम कर ले और डिवाइडेड बाय जितनी वैल्यूज हैं उसके ऊपर डिवाइड कर दे। अब हम देखते हैं कि ग्रुप डाटा अगर हो, और तो ग्रुप डाटा में हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप डाटा में मैं वही डाटा लूँगा जो हमने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे 120 वर्कर्स के वेजेस का डाटा था, उसको हम देखते हैं कि उसके ऊपर अगर हम मीन डेविएशन निकालें तो कैसे निकालेंगे। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं राइट साइड पर कि ये हमारे पास वही डाटा है जिसमें क्लास लिमिट्स थी 45 से 51, 52 से ऑनवर्ड, और इसमें हमने क्या किया कि हमने इसका मीन निकाला एच बार, तो एच बार दैट वाज 67 पॉइंट समथिंग था, 60.679। ठीक है, तो हमने उस एच बार को, जो मीन को, हर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, ये जो मिड पॉइंट्स थे, जब आप ग्रुप डाटा लेंगे तो आपको मिड पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जब अनग्रुप डाटा लेंगे तो वो सिंपल वो जो डाटा उसमें से मीन माइनस करेंगे। तो ग्रुप डाटा में क्या करना है, आपने एच आई जो है उसमें से मीन माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए कि ये 48 माइनस ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये वाली, ये 48 माइनस 67.654 जो हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था डाटा, या 54 को अप्रॉक्सीमेटली यही वैल्यू थी मीन की। तो ये इसमें से माइनस किया तो -19.658 आया। ठीक है, तो 658, यस 658 है। इसी तरह आप देखिए 55 में से 67.658 अगर आप माइनस करें तो ये -12 पॉइंट समथिंग आता है, 568 एंड सो ऑन। और लास्ट वैल्यू 97 थी, तो 97 में से आप अगर माइनस करें 67.658 तो ये 29.342 आ रहा है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसका फार्मूला जो है बेसिकली अब चूँकि ग्रुप डाटा है तो इसका फार्मूला मैं यहाँ साइड पे लिखता हूँ। मीन डिवीजन दिस इज बेसिकली इक्वल टू f इंटू mod ऑफ एच आई माइनस एच बार डिवाइडेड बाई समेशन एफ। आपको पता है समेशन एफ किसकी इक्वल है, एन की इक्वल है। ठीक है, ये एफ जरा सही कर लो जी। तो ये मीन डिवीजन फ्रॉम मीन है फॉर ग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा में क्या था कि यहाँ पर एफ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, इस जगह पर ये जो एफ है ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, और ग्रुप डाटा में क्या होता है यहाँ पर एफ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इट मीन्स अब आप देखिए कि ये जो मैंने कॉलम बनाया, ये कॉलम नंबर 4 एच माइनस मीन वाला कॉलम, इस -19.658 इस कॉलम को आप देखिए, इसकी मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ली। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड वैल्यूज,
ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया और उसके बाद इसको मैंने मल्टीप्लाई किया -19 पॉइंट जो है इसको मल्टीप्लाई किया इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ, ये 3 के साथ, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रिजल्ट क्या आया 58.974। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या थी -12.658। तो ये जो वैल्यू थी इसको मल्टीप्लाई किया इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ 18 के साथ और 227.844 इसका रिजल्ट आया एंड सो ऑन। लास्ट वैल्यू क्या थी 29 तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो वही रिजल्ट 29.342। अब हमें देखिए कि इस फार्मूला के अंदर क्या है, समेशन एफ इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल डिवाइडेड बाई समेशन एफ। तो ये जो समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार है वो ये जो कॉलम नंबर हमारा है 5th कॉलम जो है ये मैंने इसमें आप देखिए एफ के साथ ये मॉड वैल्यूज है बेसिकली। ठीक है, ये दिस इज अवर मॉड वैल्यूज, ये मॉड है, इसमें ज़रा सा एरो मार्क छोटा लगा ये, तो ये हमारी एब्सोल्यूट वैल्यूज इनको बोलते हैं। ठीक है, एक्स माइनस मीन और उसके बाद पॉजिटिव को नेगेटिव किया, नेगेटिव को पॉजिटिव किया हुआ यहाँ पे सॉरी, तो उसके बाद उसको एफ से मल्टीप्लाई किया और नीचे आप देखें तो ये जो टोटल है दिस इज बेसिकली दिस वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है दिस इज अवर 946.87। तो ये इसकी वैल्यू आई और डिवाइडेड बाई अगर हम इसको करेंगे 120 पर, बिकॉज समेशन एफ इज इक्वल टू 120। आप देख सकते हैं ये समेशन एफ क्या है 120, तो 120 पे आप डिवाइड करें तो इट विल बिकम 7.90, 7.89 आता है बेसिकली ये, जिसको हम राउंड करके 7.90 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये है जी इसमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फाइंड करने का तरीका। ठीक है, अब आपने अनग्रुप डाटा का भी सीख लिया और ग्रुप डाटा का भी सीख लिया, जिसमें आपने आइडिया हो गया होगा जिसमें हम क्या करते हैं। वहाँ पर अनग्रुप डाटा में हम सिंपल जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको लेकर उसमें मीन में से माइनस करते हैं और यहाँ पर मिड पॉइंट्स लेते हैं। ग्रुप डाटा में क्या लेते हैं, मिड पॉइंट्स, और मीन में से मीन डिवीजन फ्रॉम मीन है। अब ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि ये मीन डिवीजन फ्रॉम मीन लो या मीन डिवीजन फ्रॉम मीडियन लो। ठीक है, तो ये थी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, राइट साइड पे आप देखेंगे कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने इसको मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो मीडियन ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 3 या 2 में हमने देखा था कि इस डाटा का मीडियन क्या था, दैट वाज 66.98, गालिबन उस तरह की वैल्यू थी 948, 66.948। तो अब हमने क्या किया यहाँ पर कि अब जहाँ पर हम मिड पॉइंट्स माइनस करते थे उसमें से यानी कि मिड पॉइंट में से माइनस करते थे या डेविएट करते थे मीन को, यहाँ पर हम डेविएट करेंगे उसको मीडियन को, बिकॉज इट इज़ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब आप देखिए जब हम मीडियन डेविएट किया तो यहाँ पर वैल्यू आई -18.948 एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यूज़ इसमें हर मिड पॉइंट में से एक्स की तमाम वैल्यूज़ बारी बारी आपने इसमें से डेविएट की, माइनस किया उनको, और माइनस करने के बाद इसको एब्सोल्यूट किया, यानी नेगेटिव को पॉजिटिव कंसीडर कर दे। ठीक है, और एब्सोल्यूट करने के बाद हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई किया अपनी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा कि हर जो था मिड पॉइंट था एब्सोल्यूट वैल्यूज थी उसको हमने इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो है 18.948 इसको मल्टीप्लाई किया 3 से तो 56.844 आया एंड सो ऑन। तो ये जो लास्ट वैल्यू आ रही है दैट इज़ बेसिकली ये जो आप देख रहे हो एंड पर 9, ये जो वैल्यू है ये बेसिकली दैट वैल्यू इज समेशन एफ एक्स आई माइनस मीडियन। यहां पे मैं Q2 भी लिख सकता था। ठीक है, ये वैल्यू है, और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं समेशन एफ के ऊपर तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, तो अब मैंने 955.64 को 624 को डिवाइड किया हमने उसके ऊपर 120 के ऊपर, तो ये वैल्यू आई है 7.96। ये आप टॉप पे देख सकते हो यहाँ पर, ये मैंने इसमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन में से निकाला हुआ, इसमें ये वैल्यू है। ठीक है,
तो ये था मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब हम इसकी रिलेटिव मेजर पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसका रिलेटिव मेजर में क्या होता है, इसका फार्मूला क्या है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में इसमें क्या आएगा। तो मीन को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, क्या कहते हैं इसमें, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। और मैं यहाँ पे ब्रैकेट में इसको मीन कह रहा हूँ, यानी ये शो कर रहा है कि ये जो मीन डेविएशन ली गई है ये मीन से ली गई है। तो इसका क्या है कि मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, ठीक है जी, सिंपल फार्मूला है कि जो आपने मीन डेविएशन निकाली होगी उसको एक्स बार के ऊपर डिवाइड कर दे, ठीक है। सपोज हमने जो मीन डेविएशन यहाँ पे निकाली हुई है फ्रॉम मीन दैट इज 7.90, तो इसमें से एक्स बार क्या था, दैट वाज 67.658। सपोज अगर ये है तो ये इसको डिवाइड कर देंगे तो ये इसकी वैल्यू जो है ये आप फाइंड कर लें। तो 7.90 डिवाइडेड बाई 67 उसके जो मीन है उस पर आपने डिवाइड कर दिया, तो इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन दिस इज बेसिकली अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। आपको पता है कि रिलेटिव मेजर कब यूज करते हैं हम, फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। तो मैंने जैसे जिसके प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हर जो डिस्पर्शन हम मालूम करते हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन उसकी रिलेटिव मेजर भी होती है, ठीक है। तो हमने अब तक जितने फार्मूले पढ़े हैं वो सब की एब्सोल्यूट पढ़ी है, उसके बाद उसकी करस्पॉन्डिंग रिलेटिव पढ़ी है। अब ये इसकी एब्सोल्यूट आपने पहले पढ़ा, अब इसकी रिलेटिव मेजर भी आपने पढ़ी। अब आप देखिए कि जब अगर हम मीन डेविएशन जो है कोफिशिएंट हम इसको बोलते हैं, अगर हम मीडियन से लें, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और ब्रैकेट में लिखते हैं इसमें मीडियन, ये सिर्फ शो करने के लिए है कि हमने मीन डेविएशन कहाँ से लिया है, मीडियन से लिया है। और ये आ गया मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन, ठीक है। और इसमें देखें तो 7 ये आ रहा 9 मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, देखिए इसको मैं क्या आ रहा है इसमें, मीन डिवीजन फ्रॉम मीन 7.90 है और 7.96 है, 7.96। तो डिवाइडेड बाय मीडियन दैट वाज 66.948, 66.948। तो इसको आप फाइंड कर लें डिवाइड करने के बाद, तो ये 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। तो ये था इसका फार्मूला मीन डेविएशन का। अब आपने दोनों तरीक़ों से फाइंड कर ली फॉर अनग्रुप डाटा जिसको हम रॉ हैंड डाटा भी कहते हैं और ग्रुप डाटा, ठीक है, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे बनाते हैं जिसमें उसको बोलते हैं ग्रुप डाटा। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ रही है वो लास्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब आप देखिए कि इसमें हैंडीकैप क्या था, ड्रॉबैक क्या था कि हमने इसको छोड़ना पड़ा। उसकी हैंडीकैप ये था कि हमने वैल्यूज़ को एब्सोल्यूट बनाया, तो इसमें यह था कि तमाम वैल्यूज़ जो हैं इसको हमने एब्सोल्यूट बनाया, ठीक है, एक्स माइनस मीन, और उसके बाद उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली। बिकॉज अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ना लेते तो ये वैल्यू सम करने के बाद ज़ीरो आ जाती। ये जो कॉलम है ये सम करने के बाद ज़ीरो वैल्यू दे देता, ठीक है। तो एब्सोल्यूट बनाने से वो ज़ीरो वैल्यू नहीं आई। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन इज ज़ीरो। सम ऑफ द डेविएशन, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन इज ज़ीरो। तो अगर हम इसको, हमने ज़बरदस्ती इसको एब्सोल्यूट में लिया, यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ को कंसीडर किया। अब ये इसमें ड्रॉबैक था, इसको ख़त्म करने के लिए स्टैंडर्ड डिवीजन का कंसेप्ट आया। और देखिए कि नंबर 4 पर जो है वो, अब आप स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन और मीन डिवीजन में थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क है, सिर्फ हम एब्सोल्यूट को ख़त्म कर देते हैं। अब मैं ये स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला लिख रहा हूँ, इन केस ऑफ अनग्रुप डाटा दैट इज़ बेसिकली एक्स आई माइनस एक्स बार। इसके ऊपर पहले हम एब्सोल्यूट लेते थे, अब स्क्वायर ले लें और डिवाइडेड बाई n, और इस सारे के ऊपर पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक है, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार
होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, दिस इज फॉर अनग्रुप डाटा। ठीक है, ठीक है जी, स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर अनग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा में क्या होता है, सिंपल यहाँ पर f जो है वो 7 मल्टीप्लाई हो जाता है और दैट इज xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन f, और इसके ऊपर पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ये सारे जो ऊपर आता है यहाँ पर। अब ये ना चाहिए जो 2 है इसको गायब कर दें जी, इसके ऊपर रूट है उसको ख़त्म कर दें, तो ये हर वैल्यू में से उसका मीन माइनस किया जाए, उसके बाद उसको स्क्वायर किया जाए। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद एक कॉलम उसको फिर हर को एफ के साथ मल्टीप्लाई, ये एफ आई है बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी आई की वेरिएशन जो है वो 1 से लेकर n तक है। अब आपके n कितने हैं, यहाँ पर 8 क्लासेस है, तो यहाँ पर अगर सपोज हम कहते हैं तो यहाँ 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएगा, और डिवाइडेड बाई समेशन f, तो वो ऑलरेडी हमें पता है कि समेशन f इज इक्वल टू स्मॉल n, दैट इज़ 120। अगर हम ग्रुप डाटा वो यूज़ करें जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अनग्रुप डाटा में आपके सामने है ये। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इसमें कि अगर हमें एक डाटा दिया गया हो, तो मैं चाहूँगा कि मैं इसके साथ ये इसकी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमने पढ़ी है, इसकी रिलेटिव मेजर भी साथ पढ़ लें, फिर एक डाटा लेकर हम उसको कंपैरिजन बताएं आपको कि ये सारा पर्पस किस के लिए, हम डिस्पर्शन किस लिए पढ़ रहे थे सारा। ठीक है, तो उस काम करने से पहले मुझे यहाँ पे इसकी रिलेटिव मेजर भी चाहिए। ठीक है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होगी इसकी, तो रिलेटिव मेजर क्या है इसकी, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, CV। ठीक है, ये अब्रिविएट करते हैं इसको लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। CV। ठीक है, और दिस इज बेसिकली इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय x बार, यानी मीन उसका, और इसको हम परसेंटेज में देखते हैं, कोफिशिएंट कहा है मैंने, तो x बार इसके ऊपर ये डिवाइड किया है ये, और देखिए अब आप देखें तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन आप निकालेंगे, उसको उसके मीन पे डिवाइड कर देंगे और 100 में से इसको देखेंगे, तो ये परफॉर्मेंस इसके बाद देखें इसकी वैल्यू क्या आती है। अच्छा, अब अदर स्टैंडर्ड डिवीजन आपने अनग्रुप डाटा में से निकाला हुआ, इसमें आप कोई ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा कंसेप्ट तो नहीं है ना यहाँ पर। स्टैंडर्ड डिवीजन अगर आपने अनग्रुप डाटा से निकाला हुआ तो सारी बात है यहाँ पे पुट हो जाएगा, x बार भी अनग्रुप डाटा का होगा तो यहाँ पुट हो जाएगा, इसी तरह मल्टीप्लाई विद 100 हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली ये जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द टू प्लेयर्स कह सकते हो। ठीक है, टू कंटेस्टेंट कोई भी किसी तरह का हो, आप देखो कि प्रोडक्शन है, सपोज मैं आप अभी आपको एक एग्जांपल आप स्लाइड पे दिखाता हूँ आपको, ये देखिए एक एग्जांपल है जिसमें आप पढ़ सकते हो, यूजिंग द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिटरमिन वेदर और नॉट देयर इज अ ग्रेटर वेरिएशन अमंग द प्राइसेस ऑफ सर्टन सिमिलर कमोडिटीज। ठीक है, गिवन किसके साथ, देन द लाइफ इन आवर्स अंडर टेस्ट, तो प्राइसेस इन रुपीज़ है, इसका कंपैरिजन करना है लाइफ इन आवर्स के साथ। ठीक है, तो हम देखना चाहते हैं कौन सा जो है ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस शो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जिसका CV कम होगा उसमें जितना CV ज़्यादा होगा उतनी वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की जितनी मिकदार ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही वेरिएबिलिटी डाटा में ज़्यादा होगी। अब वेरिएबिलिटी से क्या मुराद है कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं डाटा की वैल्यूज़ अपने मीन से उतनी ही ज़्यादा दूर होंगी। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें ये बताता है फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ बेसिकली रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, किसका रिलेटिव मेजर है, स्टैंडर्ड डिवीजन का रिलेटिव मेजर है। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो अब आप देखिए इस डाटा में से हमने इसको पहला डाटा तो उसकी वैल्यूज थी 8, 13, 18, 23 एंड
30। इसी तरह लाइफ इन आवर्स, उसी तरह जो दूसरा डाटा वो जो है इन आवर्स में दिया हुआ है, दैट इज़ 130 आवर्स, 150 आवर्स, 180, 250 एंड 345 आवर्स। तो हमने क्या किया, हमने इसमें से मीन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बुनियाद पर कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो हमने इसमें से मीन निकाला, दैट वाज 92, इसका ऐड किया ना तब तमाम वैल्यूज़ को, तो 92 आई और 5 पे डिवाइड कर दिया और दैट वाज 18.48, 18.4 इन रुपीज़। और इसमें से हमने स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला वही फार्मूला यूज़ करके, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, और उसके बाद जो आंसर आया उसको हमने अंडर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। तो वो वैल्यू आई 7.66, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के अंदर हमें स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए और मीन चाहिए, स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए और मीन चाहिए। अब देखिए मैंने डिवाइड किया इसको, 7.66 मल्टीप्लाई विद 100 कर दिया और डिवाइडेड बाई मीन 18.4, तो ये वैल्यू आई है 41.63, 41.63 ऑफ द डाटा प्राइस इन रुपीज़। अब आप दूसरा डाटा जो हमें दिया हुआ था अनुरूप डाटा, ये दैट वाज लाइफ इन आवर्स। तो लाइफ इन आवर्स का जो मीन आया, ये तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया, 5 पे डिवाइड करने के बाद 211 आया और इसका स्टैंडर्ड डिवीजन दैट वाज 78.38, 78.38 था। तो अब आप इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जब निकाला तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 78.38 मल्टीप्लाई विद 100, ठीक है। हम परसेंटेज में इसको देखते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं, इसीलिए इसको और दिस इज इक्वल टू 37.15, 37.15। अब आप दोनों का कंपेयर करें, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज इज लार्जर देन that for the life in hours, so the prices of commodities is showing greater variation than the life in hours, ठीक है। अब आपको आइडिया हुआ कि आप दोनों डाटा कैसे कंपेयर हुए। अब आप इसी तरह बताऊं मैं आपको कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, ये 2 प्लेयर्स की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को भी चेक कर सकता है, किया जा सकता है इससे, ठीक है। कैसे, सपोज मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिया था, एक एग्जांपल है जो आपको अक्सर बेहतर समझ आएगी कि अगर आप इंजमाम की परफॉर्मेंस और अफरीदी की परफॉर्मेंस को देखना चाहें स्टोर वाइज कि कौन सा प्लेयर जो है वो किसकी परफॉर्मेंस जो है कंसिस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, किस बेस पर कंपेयर करेंगे, उनके सीवीज निकालेंगे। जस्ट एवरेज की बुनियाद पर हम कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। उनके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, ठीक है। हम इंजमाम का जितना स्कोर है उसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, सपोज उसका एवरेज क्या है, उसका स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है और डिवाइड करेंगे एवरेज के ऊपर और 100 में से देखेंगे। उसके बाद अफरीदी के जितने स्कोर्स जो उसने डिफरेंट इनिंग्स में किए उनका एवरेज लेंगे, उसकी स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे, निकालने के बाद सीवी निकालेंगे। तो आप देखिएगा कि जो इंजमाम के स्कोर की सीवी होगी वो लेस होगी। लेस इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मोर कंसिस्टेंट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर इज, ठीक है। जितनी सीवी लेस होगी इतनी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। तो ये है जी डाटा का कंपैरिजन फॉर यूज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर कंपेयरिंग 2 डाटा सेट्स, ठीक है। तो ये जितना हमने कोर्स अभी तक जितना पढ़ा है बेसिकली, तो ये अगर देखा जाए तो इसने दरिया और पूजे में बंद कर दिया ना यहाँ पे आके। तो जितना मैंने शुरू में भी स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में कहा था कि स्टैटिस्टिक्स हमारी घूमती है ज़्यादातर मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन के गिर्द। अब आप देख लें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के अंदर क्या चीज़ है, मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है। इसी तरह आप ऑनवर्ड लेक्चर जब पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में, अभी हम सिर्फ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट ऑनवर्ड हम जब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का कुछ पोर्शन करेंगे तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि सारी एप्लीकेशन जो है जो भी है वो अर्थमेटिक मीन, मीडियन, तो अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 2 डाटा सेट्स को कंपेयर करना था, तो किस बेस पर कंपेयर किया, ऑन द बेसिस ऑफ CVs, coefficient of variation. Less is the coefficient of variation, more consistent is the performance of the player is, ठीक है। और वेरिएबिलिटी के हवाले से देखना चाहें तो जितना CV की वैल्यू बड़ी होगी, ग्रेटर होगी, इतना डाटा में वेरिएबिलिटी ज़्यादा होगी, डाटा में स्कैटर ज़्यादा होगा, ठीक है। वेरिएबिलिटी मीन स्कैटर
ठीक है, डिस्पर्शन, उतनी ही डिस्पर्शन ज़्यादा हो रही। तो ये अल्टरनेटिव हम वर्ड यूज़ करते हैं तीनों, वेरिएबिलिटी, स्कैटर, डिस्पर्शन एट्सेट्रा। ठीक है, तो अब आप देखिए जब डिस्पर्शन से क्या मुराद है कि उतनी ही ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ डाटा की हैं, अपने मीन से उतनी ही दूर फासले पर होंगी। जितना स्टैंडर्ड डेविएशन या कोफिशिएंट वेरिएशन की मिकदार कम होती जाएगी, इट मीन्स कि एक्स बार जो है मीन, इस तमाम ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ उसके कहीं ऊपर हैं या उसके साइड पर क्लोज पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन तो बाज़ दफ़ा पूछ लिया जाता है कि इंटरप्रेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन में हम क्या करते हैं, तो वी फाइंड द वेरिएशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन। ठीक है, हम उनके दरमियान स्कैटर देखते हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हाउ दे आर स्कैटर्ड अराउंड इट्स मीन। ठीक है, अब आप देखिए इसी जो स्लाइड थी, इसके शुरू में मैंने जब नंबर 4 पे कहा तो स्टैंडर्ड डेविएशन और ओब्लीक के साथ वेरिएंस भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब आप इसको देख सकते हैं कि मैंने जब ये स्लाइड दिखाई थी तो इसमें आप देखिए कि लास्ट जो था नंबर 4 पर क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ओब्लीक वेरिएंस। तो वेरिएंस में क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस? ठीक है, तो क्या डिफरेंस है इसमें? तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ले लूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ले लूँ तो ये बन जाएगा वेरिएंस। और अगर वेरिएंस का मैं रूट ले लूँ, स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लूँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगी। ठीक है, इट मीन्स अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखना चाहोगे तो क्या, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेसिकली वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो आप वहाँ से वेरिएंस निकाल सकते हो, अगर वेरिएंस हो तो वहाँ से आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। सपोज मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, अगर मेरे पास वेरिएंस मौजूद है तो मैं क्या करूँगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स, आप इसको लिख सकते हो। एक्स मीन्स यहाँ पे वेरिएबल एक्स है हमारा, तो ये आप उसका अंडर रूट ले लो। अब आप देखिए जब स्टैंडर्ड डेविएशन और इसके दरमियान ये रिलेशन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कि सर अगर स्टैंडर्ड डेविएशन मौजूद थी तो वेरिएंस की क्या ज़रूरत थी, और अगर वेरिएंस मौजूद था तो स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या ज़रूरत थी? दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं ऑलमोस्ट। एक का स्क्वायर लो तो दूसरा बन जाएगा, दूसरे का अंडर रूट लो तो पहले वाला बन जाता है। तो अब आप देखिए इसमें एक चीज़ मैंने शुरू में कहा था, जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। अब आप देखें कि जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले को ज़रा देखें, ठीक है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला उसको देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अब आप इसमें वैल्यूज़ देखिए कि हर एक वैल्यू जो है एक्स आई माइनस एक्स बार, उसके ऊपर हमने स्क्वायर लिया हुआ है, स्क्वायर लिया इसके ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर हमारा डाटा रुपीज़ में था, तो ये जो ऊपर स्क्वायर लिया है तो इट मीन्स अब रुपीज़ स्क्वायर बन गया, रुपीज़ का स्क्वायर। अब हमारी जो यूनिट बन गई है वो रुपीज़ स्क्वायर बन गई। अगर डाटा इसी तरह हमारा जो था वो मीटर्स में था तो मीटर स्क्वायर अब बन जाएगा। तो हमने वापस उसी में लाना चाहते हैं, डाटा को रीड करना चाहते हैं, जिस यूनिट में डाटा है एब्सोल्यूट मेजर भी उसी में होनी चाहिए। तो उसको लाने के लिए हमने इसके ऊपर अंडर रूट ले लिया। बेसिकली ये फार्मूला वेरिएंस का था, तो वेरिएंस का अगर हम अंडर रूट ले लें, वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले ले तो क्या बन जाती है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये देखना चाहते हैं हम बेसिकली कि हम चाहते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन में वही यूनिट दे जो डाटा की यूनिट हो। अगर आप वेरिएंस का फार्मूला लें तो यहाँ पे मैं अगर वेरिएंस का फार्मूला लिखता हूँ तो ये वेरिएंस ऑफ एक्स ये होगा, दिस इज समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ये वेरिएंस का फार्मूला है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ले लो तो क्या बनता है वेरिएंस। तो आप देख लें एक्स आई माइनस एक्स बार का उसका अंडर खत्म हो जाएगा वहाँ से। अब ये देखिए, अब यहाँ पर तमाम ऑब्जर्वेशन जितनी एक्स आई है उसको उसके मीन से माइनस करने के बाद स्क्वायर लिया जा रहा है। तो अब होगा क्या है कि यूनिट भी स्क्वायर इसी तरह करेगी, यानी वो भी स्क्वायर हो जाएगा उसका। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बेसिकली हम लोग ये यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन वही यूनिट में हमें रिजल्ट देती है जो यूनिट्स ऑफ डेटा होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए नेक्स्ट जी अजीज तलबा, अब नेक्स्ट कंसेप्ट है स्क्यूनेस का। व्हाट इज स्क्यूनेस?
उसके बाद है टॉर्टोसिस, ठीक है। तो स्ट्यूनेस बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच the values are equidistant from their mean. The values are equidistant from mean and that frequency distribution, अगर हम उसको प्लॉट करें, उसका फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएं, तो वो ऑलमोस्ट ऐसे बनेगी, ठीक है। मैं ये बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब आप देखिए सेंटर से यहाँ पर इसका मीन होता है, और अगर मीडियन भी 80 पॉइंट पर आए और मोड भी इसी पॉइंट पर लाई करे, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बिकॉज अगर इसका डाटा मैं बनाऊं एक फिक्टिशियस सा, तो ये नॉर्मल, अगर मेरे पास एच की ये वैल्यूज़ है, अगर सपोज, और इसके सामने एफ है, तो ये है 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। और इसकी फ्रिक्वेंसी हो रही 3, 4, 5, ठीक है, 4, 3। अब अगर इस डेटा को प्लॉट किया जाए, सपोज ये मिड पॉइंट्स हैं और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी है। जब आपने ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पढ़ा था, तो उसमें आपने नंबर 2 पर पढ़ा था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और नंबर 3 पे था फ्रीक्वेंसी कर्व। तो अगर इस डाटा की फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रा की जाए, तो वो ऑलमोस्ट इस तरह की बनेगी, ये जो मैंने आपके सामने प्लॉट किया है, ठीक है। तो वेरियस पॉइंट्स, ये तो अभी 3-4 वैल्यूज मैंने ली हैं, इसको आप जारी बात है ये 8 या 10 क्लासेस तक जा सकता है, 15 तक जा सकता है। तो अगर आप इसको देखें, इसको प्लॉट करें, तो इसका ऑलमोस्ट शेप इस तरह की बनेगी। तो व्हेन द वैल्यूज आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम देयर मीन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्ट्यूनेस क्या है, अब जो मैं कंसेप्ट सिर्फ आपको देना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट ये 2 अब डेफिनेशंस हमारे पास, स्ट्यूनेस और टॉर्टोसिस, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आती हैं। तो स्ट्यूनेस क्या है, एनी डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री इज कॉल्ड स्ट्यूनेस। एनी डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री इज कॉल्ड स्ट्यूनेस। यानी जब ये वैल्यूज अपनी जगह से हिल जाएं, सपोज ये मीन जो है वो बड़ा हो जाए मीडियन से, और मीडियन बड़ा हो जाए मोड से, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्यूड है, ठीक है। क्या उसको बोलते हैं, स्ट्यूड। इट इज अ स्ट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। जी समझ आया। अब स्ट्यूड में क्या होता है कि हमारे पास ये जो हमने, जब वो सिमेट्रिकल ना रहे, सिमेट्रिकल मीन आप एक तराजू लो और उसमें दोनों साइड पर 1 kg का वेट रखें, तो दैट इज द पोजीशन ऑफ अ सिमेट्रिकल, ठीक है, दोनों तरफ वेट बराबर हो। अब अगर आप राइट वाले पल्ले में कुछ भी एक कॉइन भी डालेंगे, तो ये पल्ला थोड़ा सा डाउन होना शुरू हो जाएगा और कर्व एक साइड पे झुकना शुरू हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं स्ट्यूड, झुकी हुई, ठीक है। अब मैं एक आपके सामने ड्रॉ करता हूँ कि स्ट्यूड की क्या होती है, ठीक है। अगर आप इस पे देखें, तो इसका मीन यहां पर है, इसका मीडियन इधर है, और ये इसका क्या है, मोड, ठीक है। अब ये इसकी जो राइट टेल है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई, और लेफ्ट टेल क्या है, थोड़ी सी छोटी है। तो ये जो, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्यूनेस। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव
ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है। अब पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होता है, जो मीन होता है वो बड़ा होता है मीडियन से, एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। ठीक है, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। और अगर यही कर्व में इसका झुकाव जो वो लेफ्ट साइड पर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस। क्या बोलते हैं? नेगेटिव स्क्यूनेस। अब इसमें मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ जितनी स्पेस है मेरे पास। अब आप देखिए इसमें मीन यहाँ पे आएगा, मीडियन, मोड। तो यहाँ पर मीन जो होता है इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड, यानी इसको बोलते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस। ठीक है, मैं इसको अब्रिविएट करता हूँ एसके से, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस। तो अभी आपने एक कंसेप्ट था जो मैंने आपको देना था, स्क्यूनेस क्या होती है। स्क्यूनेस मीन झुकाव, कर्व का झुकाव। एक डिस्ट्रीब्यूशन को जब प्लॉट किया जाए तो वो कैसी बनेगी, ठीक है, कैसी है वो, उसकी शेप कैसी है। अगर उसके सेंटर से फासला दोनों तरफ बराबर है और मीन, मीडियन, मोड एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, दे कोइंसाइड, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर उसकी एक साइड झुकाव ज़्यादा हो जाए और दूसरी साइड पर कम हो, तो अगर वो राइट साइड पर झुकी हुई हो तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट। कहाँ से पता चलता है? हम डाटा में से मीन, मीडियन और मोड निकालते हैं और उसके बाद उसको देख लेते हैं, मीन बड़ा होगा मीडियन से और मीडियन बड़ा होगा मोड से, तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, और अगर मीन छोटा है मीडियन से और मीडियन छोटा है मोड से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ अ नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, अंडरस्टैंड। इसके अलावा हमारे पास एक मेजर है स्क्यूनेस को फाइंड करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। क्या बोलते हैं उसको? पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो उसको हम SK के साथ डिनोट करते हैं, पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को, और दिस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये है हमारा स्क्यूनेस को फाइंड करने के लिए। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए, मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम क्या बोलते हैं? पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। Pearson's coefficient of skewness. तो दिस इज बेसिकली मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आप डाटा में से देखना चाहते हैं स्क्यूनेस है या नहीं है। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाए तो 0, तो हम कहेंगे द डाटा इज सिमेट्रिकल, द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। इसका मतलब ये है कि क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगी। और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, अगर इसकी वैल्यू हल करने के बाद नेगेटिव आ जाए, तो हम इसको बोलेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड। और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो फिर क्या कहेंगे हम? द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक प्रोसीजर है जिससे हम स्क्यूनेस को फाइंड करते हैं, मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ भी देखें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो जैसा कि पहले भी बयान किया गया कि स्टैटिस्टिक्स घूमती इन दो वैल्यूज़ के दरमियान। ये दो जो वैल्यूज़ हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम इसको नॉर्मली इजी लेते हैं कि जी ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बस, लेकिन ये इनके अंदर पूरी ये चीज़ें समाई हुई हैं जो छुपी हुई हैं इनके अंदर, क्या क्या चीज़ बता देती हैं डाटा में से। और स्टैटिस्टिक्स में क्या है कि हमने डाटा को बुलवाना होता है कि बोले और हमें बताए कि इसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। ठीक है, तो अजीज़ तलबा, इसके बाद इसमें लास्ट टॉपिक जो आता है वो है कर्टोसिस। ठीक है, हमने स्क्यूनेस तो पढ़ लिया कि कर्व का झुकाव किस तरफ है, आइदर लेफ्ट और राइट। अब हम देखना चाहते हैं कि कर्व की अगर डाटा सिमेट्रिकल हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो, मीन, मीडियन, मोड एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हो सपोज, तो कर्व जो है उसकी फ्लैटनेस को देखने, द डिग्री ऑफ पिकेडनेस क्या होती है। तो ये हमारा लास्ट इसमें टॉपिक होगा, दैट इज बेसिकली वी कॉल इट एज ए कर्टोसिस।
ठीक है। तो इस तरह मैं डिफाइन करना चाहूँ तो क्या है, द डिग्री ऑफ पीटरनेस ऑफ ए कर्व इज कॉल्ड टॉर्टोसिस। ठीक है, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन की कोहान के बारे में बात करते हैं कि इसकी कोहान कैसी बन रही है। ठीक है, सिमेट्रिकल तो वो है। अब आप देखिए, मैं ये आपके सामने ड्रा करूँ, सपोज ये एट ये है, इसी तरह एक कर्व ये बन सकती है। ठीक है, और एक कर्व यूं भी बन सकती है। सपोज इनका फासला सेंटर में मीन मीडियन मोड कंसाइड करते हैं इसके, यहाँ पर मीन है, मीडियन और मोड 80 पॉइंट पर है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, मीन मीडियन मोड 80 पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। कर्व सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ सेंटर से फासला बराबर है। जितना फासला, अगर सपोज इस तरह ये मैंने तरफ से ड्रा किया है, जितना फासला इस तरफ है सेंटर से मीन से, इतना ही फासला दोनों तरफ है। तो अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि उसकी कोहान कैसे, फ्लैटनेस, डिग्री ऑफ पीटरनेस, कि उसकी पीक कैसी है। टॉर्टोसिस क्या है, इट इज़ बेसिकली अ डिग्री ऑफ पीटरनेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। वहाँ पे हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन की पीक कैसे बन रही है। ठीक है, और ये जो पीट्स हैं ये 3 तरह की होती हैं। ये जो है ना, ये नंबर, ये इसको जो उल्टी प्लेट की तरह है, इसको हम बोलते हैं प्लेटिकर्टिक। क्या बोलते हैं इसको, प्लेटिकर्टिक। और ये जो है सेंटर में जो है ये वाली, ये जो जिसकी कोहान निकली हुई है सबसे ऊपर है, इसको बोलते हैं लेप्टोटर्टिक। ठीक है, लेप्टोटर्टिक। और जो सेंटर में ये वाली है, इसको हम बोलते हैं मीसोटर्टिक। ठीक है, तो दीज आर द 3 डिफरेंट शेप्स which are symmetrical distribution gains: platycurtic, leptoturtic and mesoturtic। ठीक है, अब मैंने जैसे कि पहले बयान किया कि स्क्यूनेस के अंदर हम टॉर्क का झुकाव देखते हैं कि वो किस तरफ झुकी हुई है, आया वो सिमेट्रिकल है या नहीं है। अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगी या नेगेटिवली स्क्यूड होगी। अब अगर हमारे पास एक सिमेट्रिकल कर्व है तो फिर हम उसमें मज़ीद स्टडी क्या कर सकते हैं, हम उसकी पीटरनेस को, उसकी जो है कोहान को देखते हैं कि उसकी कोहान कैसी बन रही है। तो उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास क्या है, टॉर्टोसिस। ठीक है, इट इज़ बेसिकली दैट स्टडी। अब इसमें और चीज़ें भी कुछ आ जाती हैं लेकिन वो आपके सिलेबस से आउट हो जाएंगी, इसलिए मैं इसको यहाँ तक ही ख़त्म करता हूँ कि टॉर्टोसिस का मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया, स्क्यूनेस का कंसेप्ट दे दिया, स्क्यूनेस का फार्मूला बता दिया कि जो पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसको सम अप करते हैं आज के लेक्चर को, कि हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा। तो आज के लेक्चर में हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को ख़त्म किया, जो प्रीवियस लेक्चर से चला आ रहा था टॉपिक। ठीक है, इसमें हमने मीन डेविएशन से स्टार्ट लिया, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से, फिर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, और उसके बाद अनग्रुप डाटा में कैसे फाइंड करते हैं, ग्रुप डाटा में कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चीज़ है उसको देखा, और ये जो फाइनल हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन आया वो दैट वाज स्टैंडर्ड डेविएशन, जो अब तक चला आ रहा है। ठीक है, अब आप लोगों में से है कोई इंजीनियर या कोई स्टैटिस्टिशियन पैदा हो, वो नई मेजर ऑफ डिस्पर्शन लाना चाहे तो लेके आए, नई रिसर्च करे कोई जो इससे भी बेहतर हो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन में ये है कि ये इसमें डेफिशिएंसी से पार्ट था, हर एक में कोई ना कोई डेफिशिएंसी थी। रेंज में क्या था कि आपने कॉर्नर वाली वैल्यूज़ ले ली, सेंटर वाली गायब, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। जब उसको हमने डिस्टार्ट किया तो उसके बाद हमने क्वार्टाइल डिवीजन को लिया, तो क्वार्टाइल डिवीजन में सेंटर वाली 50% को कंसीडर किया जाता है, बाकी 50% उसमें से गायब। उसके बाद हमने मीन डिवीजन को लिया तो हर ऑब्जर्वेशन का कंट्रीब्यूशन आया, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लेने की वजह से वो कंट्रीब्यूशन ज़ीरो हो गया। ठीक है, और फाइनल हमने स्टैंडर्ड डिवीजन पढ़ा। स्टैंडर्ड डिवीजन के अंदर ये हुआ
कि आपने हर ऑब्जर्व वैल्यूज़ के उसके मीन से डेविएट किया और स्केयर लिया और उसके बाद उसका रूट लिया, और ये फाइनल जो है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑनवर्ड हम जितनी रिसर्च हमारी होती है स्टैटिस्टिक्स के अंदर वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। कोई भी डाटा जब भी हमारे पास रिसर्च के लिए आता है तो सबसे पहले हम उसमें से मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कोई बात करते हैं। ठीक है अजीज़ तलबा, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ अब हम प्रोबेबिलिटी की तरफ जाएंगे, और प्रोबेबिलिटी में जो बेसिक चीज़ें जो आपके सिलेबस में शामिल है उसको डिस्कस किया जाए। प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज़ इवेंट, ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इवेंट, एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के डिफरेंट डेफिनेशंस, उसकी डिफरेंट अप्रोचेस। ठीक है, तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 7 आपको ये कंसेप्ट दिया जाएगा। गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।